बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऐसी धुआंधार कि उनके मुंह से भी धुआं निकल रहा था, उनकी आंखों से भी धुआं निकल रहा था, उनके कानों से भी धुआं निकल रहा था, उनके नाक से भी धुआं निकल रहा था और न जाने कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा था, गुस्से से, इश्तियाल से। और उनका सारे का सारा गुस्सा इमरान खान के ख़िलाफ़ था। दो तीन बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने घड़ी बेचकर इंतहाई घटिया हरकत की है। दूसरा वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से बाहर इमरान खान की जायदादें पकड़ी गई हैं। बाद में उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहन की जायदादें पकड़ी गई हैं। और फिर वो ये भी कह रहे थे कि हम सुरखरू हो गए, डेली मेल ने हमसे माफ़ी मांग ली। ये लोग शरीफैन और जरदारीन इस तरह से पाँव बांध कर झूठ बोलते हैं कि सुनने वाले किसी लम्हे पर आकर, किसी मरहले पर आकर इतने तवातर से, इतने तसलसल से झूठ सुनकर उसको सच समझना शुरू कर देते हैं। इनके जो अपने हवारी मवारी हैं तो वो तो पहले ही इनकी हर बात को, जो भी झूठ हो उसको सच समझना अपना फ़र्ज समझते हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से ये जो कहा गया कि डेली मेल ने हमसे माफ़ी मांग ली है, हम सुरखरू हो गए हैं, पहले शहबाज शरीफ की ज़ुबानी उनकी बात सुन लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से कहा कि हम सुरखरू हो गए, डेली मेल ने किस तरह से हमसे माफ़ी मांग ली है। फिर बात करेंगे इनके जो सरपरस्त हैं, इनके जो साथी हैं, वो किस तरीके से झूठ बोलते हैं। ये शहबाज शरीफ की बात सुनिए ज़रा। पूरी कौम से माफ़ी मांग ली है और वो आर्टिकल को हमेशा के लिए उन्होंने अपना हटा दिया है। और कल जो इतवार थी, उन्होंने अपने अखबार में, जो कि 10 लाख उसकी होती है इशात उसके डेली 1 मिलियन, उसमें सेकंड या थर्ड पेज पे वो माफ़ीनामा उसमें शाया किया है। ये है वो रोहिदाद डेली मेल की। अब आप बताएं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों की यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो ये इमरान खान, उसके हवारी, जिन्होंने नवाज शरीफ और मेरे बुग़्ज़ में और गुस्से में उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और डोनर्स को पैगाम दिया कि धेला न देना पाकिस्तान को, यहाँ पर सब खाया जाता है। और पाकिस्तान को किस बदतरीन तरीके से उसने पाकिस्तान को बदनाम किया। आज हम सब अल्लाह ताला के हुज़ूर हमारे सर झुके हुए हैं कि उसने कर्म किया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के जो इज़्ज़त पर जो एक बहुत कारी ज़रब लगाने की एक जो बहुत बड़ी साजिश की गई थी, खुदा ने उसको अपना फजल कर दिया और कर्म कर दिया। और फिर ये आपने सुन लिया शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले सलमान शहबाज की बात करें, मियां नवाज शरीफ की बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें और इनके दीगर लवाहिकीन की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, अजीज़ों की बात करें, हामियों की बात करें, पहले खालिद चलौदी साहब के पास लंदन चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वाकई इनको डेली मेल की तरफ से बेगुनाह करार दे दिया गया है और इन्होंने क्या जुर्माना अदा नहीं किया। जी खालिद लोधी साहब। बरतानवी अखबार डेली मेल मियां शहबाज शरीफ के हवाले से अपनी स्टोरी पर बदस्तूर कायम है और इस स्टोरी के हवाले से हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी डेविड रोज़ का कहना है कि डेली मेल अपने शाये करदा तमाम अमूर पर हर तरह से अपने सहाफ़ती और कानूनी हवालों से अपनी ज़िम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। करप्शन के हवाले से बयान किए गए तमाम अमूर हक़ाइक़ पर मबनी थे और बरतानवी अदालत ने मियां शहबाज शरीफ से अदालती अमूर पर खर्च होने वाले तकरीबन 37,000 बरतानवी पाउंड भी वसूल कर लिए हैं। डेली मेल ने किसी भी किस्म का माज़रत ख्वाहाना रवैया न तो अख्तियार किया है और ना ही मियां शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी है। महज नैब और FIA के हवाले से बाज़ नुकात की वजाहत करके अपनी सहाफ़ती मौक़िफ़ को दुरुस्त किया है और ये भी बताया है कि ये बरतानिया है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर सहाफ़त पर किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाता और ना ही बरतानवी सहाफ़त में दबाव की पॉलिसी लागू होती है। पाकिस्तान में हर तरह की सहाफ़त पर दबाव बर्दाश्त भी किया जाता है और सहाफ़त में पैसे का असर रसूख भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये चीज़ बरतानिया में हरगिज़ नहीं है।
ڈیلی میل کی, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ معافی مانگی گئی ہے, اس کے حوالے سے خالد لودھی صاحب نے وضاحت کر دی ہے. ڈیلی میل نے صرف ایک ایشو پر ان سے معذرت کی تھی کہ پاکستان میں نیب میں ایک کیس چل رہا ہے, شہباز شریف کا انہوں نے نام لیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ انفارمیشن ہمارے تک غلط پہنچی تھی, اس پر ہم معذرت کرتے ہیں. تو ڈیوڈ روز نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دیگر سارے معاملات اسی طرح سے ہیں. اور پھر خالد لودھی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ جرمانہ ادا کر چکے ہیں. اگر کسی کی ہار ہوئی ہے, کسی کی شکست ہوئی ہے, تو پھر ان کی ہوئی ہے جنہوں نے جرمانہ ادا کیا ہے, اور جرمانہ شہباز شریف کی طرف سے ادا کیا گیا ہے. ڈیلی میل نے جرمانہ ادا نہیں کیا, سیٹلمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے, جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے. میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اس پر یہ کہا گیا کہ عمران خان پر 50 ارب کی کرپشن سامنے آئی تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جس طریقے سے شہباز شریف نے کہا کہ ان کی بیرون ملک جائیدادیں پکڑی گئی ہیں, اگر بیرون ملک جائیدادیں پکڑی گئی ہیں تو پھر آپ ان کو سامنے لے کے آئیں. آپ کے سامنے اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ توشہ خانہ آ جاتا ہے, وہ گھڑی آ جاتی ہے جو عمران خان نے خریدی ہے. شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے گھڑی بیچ کر انتہائی گھٹیا حرکت کی. وہ کس طرح سے شہباز شریف جواب پیش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ گھڑی پر خانہ کعبہ کا عکس تھا اور اس بندے نے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی فروخت کر دی ہے. شہباز شریف اس کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں, اس کو مذہبی معاملہ بنانا چاہتے ہیں. اس سے بندہ پوچھے کہ روزانہ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں جان مال بکتے ہیں, تصویریں بکتی ہیں, تسبیحیں بکتی ہیں, دیگر اشیاء بکتی ہیں جن پر خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوتی ہے, تو کیا سارے فروخت کرنے والے توہین کے مرتکب ہوتے ہیں جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں؟ تو یہ سارا کا سارا ان کی طرف سے ایک سٹنٹ ہے. عمران خان کو کسی بھی طرح سے پھنسا دیا جائے, ان کی مقبولیت کو کسی بھی طرح سے کم کیا جائے. ایسے حربے اور ایسے ہتھ کنڈے اسی مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. نواز شریف کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ڈیلی میل میں خبر چھپا کر سازش کی گئی تھی اور وہ سازش سے ہم سرخرو ہو کر نکلے ہیں. اور پھر ان کا بھتیجا میاں شہباز شریف کا بیٹا جو لندن سے واپس آیا ہے, شہباز شریف صاحب اس کو ایسے ملے ہیں جیسے چوروں کو چور ملتے ہیں کر کر لمبے ہاتھ. وہ تو اس طریقے سے شہباز شریف سے ملا ہے, اپنے پتا جی سے ملا ہے جیسے کسی مرشد کو ملا جاتا ہے, جیسے کسی پیر کو ملا جاتا ہے. واقعتاً شہباز شریف اپنے بیٹے کا مرشد بھی ہے, اپنے بیٹے کا پیر بھی ہے, اپنے بیٹے کا استاد بھی ہے, اپنے بیٹے کا سب کچھ ہے, کیونکہ شہباز شریف نے ہی اسے بتایا تھا کہ کس طریقے سے 2 نمبری کی جاتی ہے, 3 نمبری کی جاتی ہے, کئی نمبری کی جاتی ہے, اور بے نمبری کی جاتی ہے, اور ایسی بے نمبریاں کر کے 1 نمبری کر کے 2 نمبری کر کے کئی نمبریاں کر کے سلمان شہباز پاکستان سے چلا گیا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلمان شہباز کو جب زیر عتاب آتے دیکھا جا رہا تھا تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے ٹکٹ خرید کر اس کے حوالے کیا گیا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں, آپ مشکل میں آنے والے ہیں. یہ امیر عباس کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے ٹکٹ خرید کر سلمان شہباز کو پاکستان سے بھاگنے میں مدد کی تھی. یہی سلمان شہباز توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان کی گھڑی کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ توشہ خانہ پر عمران خان نے جو گھڑی بیچی ہے اس پر عمران خان کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. اگر عمران خان کے ہاتھ توشہ خانہ کی گھڑی پر کاٹ دینے چاہیے جو انہوں نے خریدی تھی, خرید کر بیچ دی تھی, تو آپ کے پتا جی, آپ کے تایا جی, آپ کی کزن, آپ کا سگا بھائی اور آپ خود اربوں کی کھربوں کی کرپشن آپ لوگوں نے کی ہے. گھڑی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. گھڑی عمران خان نے بیچی ہے, اس میں کسی قسم کا فراڈ نہیں ہے, لیکن آپ کی جائیداد اربوں کی کھربوں کی, اور آپ کے اکاؤنٹس اور آپ کی ٹیٹیز جن کی مالیت اربوں میں ہے, کھربوں میں ہے, اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر آپ کا کیا کاٹا جائے؟ آپ کے بال کاٹ دیے جائیں, آپ کی مونچھیں کاٹ دی جائیں, تو یا پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کا مقابلہ کیا جائے, ان کی گھڑی کی بات ہے تو آپ کی اربوں کھربوں کی بات ہے, تو ایسے میں تو پھر ان لوگوں کی جنہوں نے کھربوں کی کرپشن کی ہے گردن کاٹ دینی چاہیے. کیا آپ لوگوں کو قابل قبول ہوگا یہ؟ اعظم سواتی صاحب کی بات کر لیتے ہیں. ان کو کہاں سے اسلام آباد سے بلوچستان لے جایا گیا, اور بلوچستان سے پھر وزیر اعلیٰ سندھ کے جہاز میں ان کو بلوچستان سے سندھ لایا گیا. ان کی ان سے کیا مخالفت تھی, ان کی کیا ضد تھی؟ جو کچھ ہینڈلرز نے کہا, جو کچھ پشت پناہوں نے کہا, زرداری نے ان کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے
वजीर आला सिंध का जहाज भिजवा कर आजम स्वाति को बलूचिस्तान से सिंध में बुलवा लिया और उनका वहां भी रिमांड दिया गया। मामला सिंध हाई कोर्ट में गया। वहां पे के आगा साहब की तरफ से केस की समाअत की गई। केस कोई और था, परवीन रहमान कत्ल केस का मामला था। उसमें 4 अफराद को सजा हुई थी। मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने चारों को बरी करने का हुक्म दे दिया, लेकिन सिंध की हुकूमत ने, सिंध की पुलिस ने उन चारों को फिर गिरफ्तार कर लिया। इस पर अदालत की तरफ से आईजी गुलाम नबी मेमन की सख्त सरजनिश की गई। इसी केस के दौरान उन्होंने आजम स्वाति के हवाले से भी पूछ लिया। आईजी साहब वहाँ पे सरजनिश करने पर कहने लगे कि मैं SHO नहीं हूँ, मैं IG हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है, आप लोगों ने मेरी इंसल्ट की है। इस पर अदालत की तरफ से मजीद बरहमी का इजहार किया गया। बंदा SIG से पूछे कि आप कह रहे हैं कि मैं IG हूँ, कोई SHO नहीं हूँ, तो SHO क्या इंसान नहीं होता? उसकी क्या कोई इज्जत नहीं होती? ऐसी ही एक हरकत इकरारुल हसन की तरफ से भी की गई। इमरान खान से जमील फारूकी की मुलाकात होती है तो वीडियो वायरल हो जाती है, तस्वीर उनकी ट्विटर पर आ जाती है, फेसबुक पर आ जाती है। इस पर इकरारुल हसन की तरफ से इंतहाई अफसोसनाक बात की गई है। हम शहबाज शरीफ की तरह इसको घटिया बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये उससे कम भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर गल इत्थों तक आ गई है तो फिर PTI हथियार सुट दे। कहने का ये मतलब है कि अगर नौबत ऐसा तक आ गई है कि इमरान खान जमील फारूकी से मुलाकात कर रहे हैं तो फिर PTI को सरेंडर कर देना चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि इमरान खान से जमील फारूकी ने मुलाकात की है, तो क्या वो इतना क्या गुजरा आदमी है? इमरान खान किसी राह चलते आदमी से मुलाकात कर सकता है, किसी खाक रूप से मिल सकता है। इकरारुल हसन की तरफ से जो कुछ कहा गया तो कई लोगों की तरफ से उनको लानत मलामत किया जा रहा है। खुद जमील फारूकी की तरफ से उनको ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया गया। जिस तरीके से इनको ब्लॉक किया गया है, इकरारुल हसन ने अपने ट्विटर पर वो दिखाया है कि किस तरीके से मैंने इनको इज्जत दी, किस तरीके से इनको मैंने अपने घर बुलाया और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैंने किसी को कभी ब्लॉक नहीं किया। तो क्या आपने जो कुछ कहा था, आपको फिर वो हार पहनाए जाते, गुलदस्ते पेश किए जाते या आपको कोई इनाम दिया जाता? इस पर यही होना था। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने इजहार किया है, आप आम लोगों को कमतर समझते हैं। लोगों को चाहिए कि आपको जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं ब्लॉक कर दें। तो बात हम कर रहे थे आजम स्वाति के केस के हवाले से कि किस तरीके से IG की सरजनिश शुरू हुई। उसने कहा कि मैं SHO नहीं हूँ। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से पुलिस की बड़ी खिंचाई की गई है। वहाँ पे के आगा साहब केस की समाअत कर रहे थे, उनके साथ एक और जज साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस्लामाबाद से मुलज़म चलता है, बलूचिस्तान जाता है, बलूचिस्तान से सिंध आ जाता है। आप लोगों ने किस तरीके से एक ही जुर्म में, एक ही इल्ज़ाम में 5 FIR काट दी हैं। कहाँ का कानून है? गिरफ्तार किया गया तो 5 की 5 FIR हमारे सामने लाई जाएं, उनका अंग्रेज़ी तर्जमा किया जाए। जिन थानों में यह FIR दर्ज हुई है वहाँ के जो मुतल्लिका SSP हैं वो भी हमारे सामने आ जाएं, तो देखते हैं कि क्या आगा इस मामले को किस हद तक ले जाते हैं और आजम स्वाति को आया कि रिलीफ मिलता है या फिर नहीं मिलता। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।